यस फ्रेंड्स, लेक्चर 10 है आज। क्या आप सब रेडी हैं? मैं तो एकदम रेडी हूँ। और लेक्चर 10 और लास्ट दिन हमने आपको बताया था एलएमएस के बारे में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हम तभी जनरेट कर पाएंगे जब स्टूडेंट अपना ईमेल एड्रेस हमसे शेयर करेंगे, ईमेल आईडी शेयर करेंगे। तो ये ईमेल आईडी कौन शेयर करेगा? सेंटर। जिस सेंटर पे आप पढ़ रहे हो, लेट्स से अगर आप गया के स्टूडेंट हो या आगरा के स्टूडेंट हो या हमारे नए सेंटर जोधपुर के स्टूडेंट हो या भटिंडा के स्टूडेंट हो या एनी सेंटर, सो सेंटर मैनेजर्स जो है दे आर रिक्वेस्टेड कि आप एक एक्सेल शीट पे स्टूडेंट्स का पूरा ईमेल एड्रेस भेजें हम तक। अगर किसी स्टूडेंट को एलएमएस नहीं मिल रहा है तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। कोई भी वजह से एलएमएस एक्टिवेटेड नहीं है या कोई भी इश्यूज आ रही है, एलएमएस पर हम एक ट्रेनिंग वीडियो भी डाल देंगे। एक अलग से वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे एलएमएस के बारे में, उस पर क्या फीचर्स है, कैसे आपको करना है, वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्त, आज अपने को देखना है रिजर्वेशन ऑफ राइट। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। उसमें हमने ज्वेलरी का केस का एग्जांपल लिया था। कहीं पर अगर ऐसा है कि कैश दोगे उसके बाद ही कुछ कर सकते हो तो ही सेल मानेंगे, वो सब एग्जांपल्स हमने लिया था। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल किसे कहते हैं? राइट ऑफ डिस्पोजल एक राइट है, राइट एक अधिकार है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब किसी चीज को छोड़ देना, फेंक देना, दे देना। ठीक है। अपने आजकल बोलते हैं डिस्पोजेबल प्लेट्स, मतलब काम करो, खाओ और उसे डिस्पोज कर दो, अपने से दूर कर दो। ठीक है। तो डिस्पोजल मतलब अपने से दूर करना। अब राइट ऑफ डिस्पोजल, तो मुझे कुछ अपने से दूर करना है। तो जब भी सेलर कोई चीज को सेल करता है, सेलर जब सेल करता है तो बेसिकली वो डिस्पोज कर देता है अपने गुड्स को, वो बायर को डिस्पोज कर देता है। अब यहां पर बात हो रहा है रेजर्वेशन। रेजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब ये जो अधिकार है मैं इसको अपने तक रिजर्व करना चाहता हूँ। जैसे अपने रेस्टोरेंट में जाते बोला नहीं नहीं ये सीट आप नहीं ले सकते। क्यों भैया? ये सीट पहले से किसी ने रिजर्व कर रखी है। तो ये जो अधिकार है सेलर का डिस्पोज करने का, ठीक है, इस अधिकार को अभी वो रिजर्व करके रखना चाहता है, देना नहीं चाहता। जैसे कि रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं ये टेबल या ये चेयर तो हम आपको नहीं दे सकते, ये सीट हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सीट हम आपको डिस्पोज नहीं कर सकते। जब भी किसी चीज को देते हैं तो कहते हैं डिस्पोज करना। तो ये सीट हम आपको नहीं दे सकते। दिस सीट इज नॉट एट योर डिस्पोजल। व्हाई? बिकॉज दिस सीट इज रिजर्व्ड। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि सेलर बोल रहा है कि ये जो डिस्पोज करता हूं मैं गुड्स को, उसका अधिकार मैं रिजर्वेशन रखना चाहता हूँ। मैं कुछ देना नहीं चाहता हूँ अभी। भाई ये काम करो, मैं गुड्स डिस्पैच कर दे रहा हूँ, सब कुछ कर दे रहा हूँ, मैं अपने तरफ से सारा काम कर दे रहा हूँ, बट आपका भी एक काम बाकी है। कौन सा काम? अरे भाई पैसे। मैंने अपने तरफ के सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, पर अगर आप पैसे नहीं दोगे। अपनी क्या बात हुई थी? अपनी बात हुई थी कि भाई आप तुरंत के तुरंत पैसे दे दोगे, कैश दे दोगे। तो ठीक है, मेरा डिलीवरी मैन मेरा ही बंदा है, आप उसे पैसे दे दीजिएगा, कैश दे दीजिएगा, डीडी बना के दे दीजिएगा, चेक भी दे सकते हैं आप एक हाथ चेक, कैश, डीडी कुछ भी दीजिए, तभी मैं गुड्स को डिस्पोज करूंगा। तभी मतलब तब तक मेरा ये अधिकार रिजर्व्ड है। इतना सही बात है। तो आइए समझ लेते हैं। समझ तो आप गए हो, सिर्फ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को एक बार अच्छे से रीडिंग करना है।
वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है जी, गुड्स पता है अपने को क्या है। और वे गुड्स आर सब्सीक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सब्सीक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड मतलब क्या है? अनअसर्टेन गुड्स थे जो असर्टेन हो गए। द सेलर में मतलब चाहे स्पेसिफिक गुड्स का बात हो, नॉन स्पेसिफिक गुड्स का बात हो, अनअसर्टेन्ड का बात हो, जो फाइनली अल्टीमेटली देखो सेल तो तभी होगा ना जब चीज असर्टेन हो जाए। ठीक है, सो सब्सीक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, असर्टेन हो गया, पता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, अपने को ये पता है कि सामने वाला क्या खरीदना चाहता है, अपने को ये भी पता है कि मुझे चार्ज क्या करना है, अपने को पता है मुझे क्या चार्ज करना है, बट सामने वाले को भी पता है कि क्या उसे देना है। राइट, इसका मतलब क्या है? प्राइस का बात एकदम तय हो गया, गुड्स क्या है वो भी तय हो गया, डिलीवरी का स्टेटस क्या है वो भी तय हो जा रहा है। ये तीन चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है। अब गुड्स हो, प्राइस हो, डिलीवरी हो, तो डिलीवरी के सिचुएशन पे ये कुछ राइट को रिजर्व करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं। द सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। डिस्पोजल मतलब सिंपल लैंग्वेज में गुड्स सेलर से लेकर बायर तक जाने का जो प्रतिक्रिया है, सेलर के हाथ से चला गया बायर के पास, इसे कहते हैं डिस्पोजल। तो मैं गुड्स अपने ही हाथों में रखूंगा, मेरे ही कस्टडी में रहेगा, मेरे ही पावर में रहेगा, अनटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब तक मुझे चेक नहीं मिलेगा, जब तक मुझे कैश नहीं मिलेगा। इन सच केस, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है इन स्पाइट ऑफ। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी है कि हमने डिलीवरी कर दिया जी, अभी अभी हमने कहा कि कस्टडी मेरा कस्टडी में रहेगा, दैट इज वन पॉइंट। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू अ बायर or to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer। अभी गुड्स ट्रांसमिशन पे है, हमने बेली को दे दिया, बायर को दे दिया, कैरियर को दे दिया, बट अभी ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, राइट्स ऑफ डिस्पोजल दे दिया है मैंने। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर or to the carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer, the property in goods does not pass to the buyer until the conditions imposed by the seller are fulfilled। तो दोस्त, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि कस्टडी मेरे पास है, राइट, हम राइट ऑफ डिस्पोजल रख रहे हैं। हाँ, तो बात ये हो रहा था कि कस्टडी मेरे पास है, भले ही मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया है, गुड्स चला गया है, गुड्स आपके दरवाजे तक पहुंच गया है, बट आप वो कंडीशन पूरा कर दो जी, मैं आपको गुड्स दे देता हूँ। बट कभी कभी अगर ऐसे गलती से डिलीवरी भी हो गया, डिलीवरी भी हो गया बट वो कंडीशन आपने पूरा नहीं किया है, तो आप ओनर नहीं कहलाओगे। क्यों ओनर नहीं कहलाओगे? द प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये देखो प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप इन गुड्स डज नॉट पास टू द बायर until the condition imposed by the seller are fulfilled। और देखो क्या क्या होता है, where goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage। शिप में दे दिया गुड्स को या रेलवेज को दे दिया कि भैया ले जाओ, मैं हूँ दिल्ली में, ये गुड्स जाना है मुंबई बाय रेलवे, एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट्स एज द केस में बी। बिल ऑफ लेडिंग कब होगा? जब शिप का बात होगा। रेलवे रिसीट कब होगा? जब रेलवे से जा रहा है। द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर,
द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर, मतलब भले ही चला गया है गुड्स, बट डिलीवरी बायर को तभी मिलेगा जब उधर से सेलर फोन करेगा। भाई साहब वो पैसे देखिए ट्रांसफर हो गए क्या? सेलर को ये पता है कि पैसे आने थे, गुड्स पहुंचने में समझ लो 15 दिन लगने, 15 दिन, 15 डेज। बायर ने कहा भैया आप तो अभी भेज रहे हो, 15 दिन बाद आएगा सामान, हमको आप अपडेट करिएगा, हम भेज देंगे, आप चिंता मत करिए, 10 दिन बाद भेज देंगे या 5 दिन बाद भेज देंगे, आज 4 दिन तो बैंक हॉलीडे है, कुछ भी हो सकता है रीजन, आप मगर प्लीज डिले मत करिए, आपका पैसा मेरे पास गुड्स पहुंचने से पहले आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है बात? बिल्कुल हो सकता है। अब हमने गुड्स को रवाना कर दिया, हमने गुड्स को रवाना कर दिया, बट हमने कैरियर को कह दिया, सबको कह दिया जो जस्ट कि जब तक मैं ना कहूं गुड्स उसको डिलीवर मत करना। तो ये राइट अभी भी मेरे पास है, मैं चेक कर लूंगा, 5 दिन बाद मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है भाई दे दो गुड्स। सो डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। अब हर जगह तो सेलर खुद नहीं पहुंचता, जहां वो खुद नहीं पहुंच सकता उसका एजेंट पहुंचता है। द सेलर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका इस सिचुएशन को कहते हैं कि सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। इतना सा सिंपल सा बात था। वेयर द सेलर ऑफ गुड्स, अब देखो क्या होता है, सेलर क्या करता है, बायर के ऊपर कभी कभी कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया कि भाई तुम इसको एक्सेप्ट कर लेना, चलो बात बराबर है, तुमने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये जैसे हो क्या रहा है, सेलर बिल एक्सेप्ट करा के प्राइस जो है ना, प्राइस, सेलिंग प्राइस को एकदम पुख्ता करा ले रहा है। अगर वो बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो बाद में डिस्प्यूट होने का चांसेस है। उसने गुड्स ले लिया, प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। अगर मैं चेक ले लेता हूं, देखो क्या होता है ना, रियल पार्लेंस में सोचो, मैंने गुड्स भेज दिया, ठीक है, वो बोल रहा है 60 रुपया टन दूंगा, मैं बोला नहीं नहीं भाई साहब 65 रुपया टन के नीचे हो नहीं सकता। 60 वो बोल रहा है, 65 मैं बोल रहा हूँ। ठीक है बड़े भाई साहब से पूछ के बताऊंगा, ठीक है मैं भी अपने भाई से पूछ के बता रहा हूँ, अरे यार 2-4 रुपया का मामला है, कर लेंगे ना यार, ऊपर नीचे करके देख लेंगे, अपने कल बात करते हैं, तुम भाई माल तो भिजवा, तुम माल तो भिजवा यार, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं हूं ना। 60-65 5 रुपया का फर्क है यार, क्यों इतना परेशान हो रहा है? तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है ना, दोनों बायर सेलर को पता चलो कहीं ना कहीं 62-63 62-63 में सेटल हो जाएगा। गुड फेथ में दोनों जन को पता है, चलो 2-3 रुपया वो बढ़ाएगा घटाएगा ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आज तो 60-65 चल रहा है, और गुड्स पहुंच गए ना उसके पास, गुड्स पहुंचने के बाद बोलता है ओ मेरे को तो भाई आइडिया नहीं था, आप तो 60-65 कर रहे थे, अभी तो दूसरा मार्केट से अभी मेरे पास कोटेशन आया 50 रुपया का, अब बताओ मैं क्या करूं। मतलब कहीं ना कहीं नया लफड़ा आ गया। मैं तो ये सोचकर, अगर मैं सेलर हूँ मैं तो ये सोचकर भेजा हूँ कि चलो यार 60 वो बोल रहा है, 65 मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं 62-63 पे सेटल हो जाएगा। अब जितना दिन पुराना होगा ना, मामला उतना ही उलझते चला जाता है, मानते हो क्या नहीं? तो सेलर हमेशा क्या करना चाहेगा, भाई जो भी है 62 हो, 63 हो, 61 हो, 60 हो, आप मुझे चेक दे दो यार उस हिसाब से। अब वो 60 रुपया करके चेक दे रहा है, नहीं भाई साहब वो चेक में नहीं लेता। 65 मैंने कहा था, 60 आपने कहा था, चलो यार ना आपका ना मेरा, 62.5 के हिसाब से आप चेक बना दो, आप चेक बना दो, मैं आपको गुड्स दे देता हूँ। प्राइस को डिटरमाइन करना है, या सेलर ने अपने तरफ से उससे फ़ोन कर दिया, ठीक है भाई साहब 60 आप कह रहे थे, 65 मैं कह रहा था, मैंने बड़े भैया से भी पूछ लिया, उन्होंने कहा भाई पुराने आप व्यापारी हो हमारे, तो मैं 62 रुपीज़ करके रेट एकदम फिक्स कर दिया हूँ जी, तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से जो मैं बिल भेज रहा हूँ उसे आप एक्सेप्ट कर लेना। इसका मतलब क्या कि भाई 62 पे रेट फाइनल, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब रेट फाइनल, नाउ ही इज बाउंड टू पे मी इन फ्यूचर, ये गुड्स का रेट फिक्स हो गया जी 62 रुपीज़। अब अगर वो बायर जो है वो फिक्स नहीं कर रहा है कोई भी वजह से,
कैसे नहीं फिक्स कर रहा? अगर वो चेक दे दे, कैश दे दे, पैसे ट्रांसफर कर दे, तब तो बात खत्म। या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर ले तो भाई बात खत्म। वो कुछ कर नहीं रहा है तो सेलर के मन में एक ये है, एक शंका आती है कि जब ये पैसा ही फिक्स नहीं कर रहा है मेरे साथ आज, तो ये आज मेरा सामान भी ले लेगा और पता नहीं मेरे को पेमेंट किस हिसाब से करेगा। तो जब भी कोई वैसा सिचुएशन होता है तो सेलर क्या करता है, ही रिजर्व्स हिज राइट ऑफ डिस्पोजल। देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वेयर द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉज ऑन द बायर फॉर द प्राइस। देखो प्राइस आ गया ना, सेलर को तो अपना प्राइस चाहिए, एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज। टुगेदर विद द बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग मतलब बिल ऑफ लोडिंग, और एज द केस में भी द रेलवे रिसीट। माल आपका रेलवे से जा रहा है, ये रेलवे रिसीट है जिस पे आपका माल जितना आपने कहा था उतना माल जा रहा है, और ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है। टू सिक्योर एक्सेप्टेंस, देखो टू सिक्योर एक्सेप्टेंस मतलब ये प्राइस को आप एक्सेप्ट कर लो जी, और पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, चाहे तो आप एक्सेप्ट कर लो कि इतना पैसा दोगे या चुपचाप दे ही दो भैया आज। द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लोडिंग और द रेलवे रिसीट। अगर बायर को कब वो रिटर्न करेगा, अगर उसको वो प्राइस मंजूर नहीं है तो वो बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट। बिल ऑफ लेडिंग एंड रेलवे रिसीट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो दिखा के आप अपना गुड्स ले सकते हो। अब अगर बायर पैसे नहीं देना चाहता है एज पर द सेलर, तो क्या उसे बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट रखने का कोई भी अधिकार है? सोच के देखिए आप, भाई मुझे ये गुड्स 5,000 रुपया में बेचना है आपको, आप 5,000 देने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप मेरा गुड्स भी नहीं रख सकते हो ना। रेलवे रिसीट एंड बिल ऑफ लेडिंग इज इक्विवेलेंट टू द गुड्स। वो पर्चा अगर आपके पास है तो इसका मतलब गुड्स आपके पास है। तो अगर आप पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो तो ये आपको वापस करना है। द बायर इज बाउंड, द वर्ड इज बाउंड। देखिए दोस्त, प्लीज ध्यान से ये सबको देखिए आप। द बायर इज बाउंड, बाउंड टू व्हाट? बाउंड टू रिटर्न, बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग और द रेलवे रिसीट इफ, कब? इफ ही डज नॉट ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत, सेलर का प्राइस को कोई इज्जत नहीं दे रहा है ये, राइट? तो ही इज नॉट ऑनरिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इफ इज नॉट ऑनरिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज तो भैया गुड्स आप नहीं रख सकते हो। आप समझ लो ऑनर भी नहीं करना है मुझे और गुड्स भी रखना है, तो क्या ये सही होगा? मुझे ये पैसे देने नहीं है तो मैं गुड्स रखने का कोई अधिकार नहीं है, बट फिर भी मैंने रख लिया, तो यार आप तो खुद ही न्याय कर सकते हो। एंड इफ ही रॉन्गफुली, देखो रॉन्गफुली पहले ही लॉ कह रहा है ये रॉन्ग है जी। इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग और द रेलवे रिसीट। अब एक बात बताओ, मुझे प्राइस देना नहीं है, प्राइस पे मैं मंजूरी नहीं दे रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर नहीं कर रहा हूं, राइट? इसका मतलब क्या है, अभी भी प्राइस जो है, हमने शुरू में आपको बताया था प्राइस, गुड्स और डिलीवरी, तीन चीज ही पे तो है। अब प्राइस, अभी तक हम प्राइस पे डिस्प्यूट कर रहे हैं। जब हम प्राइस पे डिस्प्यूट कर रहे हैं तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है गुड्स? ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। और यहाँ पर प्राइस देने के लिए हम इनकार कर दिए हैं और गुड्स रख ले रहे हैं। एकदम गलत है, ये डकैती है, चोरी है। तो रॉन्गफुली अगर वो रख भी लेता है तो वो ओनर नहीं बन सकता है। जब आप प्राइस, कीमत देने के लिए तैयार ही नहीं हो तो आप ओनर नहीं बन सकते हो दोस्त। तो दैट इज रॉन्ग,
लॉ भी कह रहा है ये रॉन्ग है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप, ओनरशिप डज नॉट पास टू हिम। आप ओनर नहीं कहलाओगे, इसका मतलब ये है कि आप ओनर नहीं हो, और अगर आपने मेरे से ज़बरदस्ती माल लेकर किसी और को बेच दिया तो वो भी गलत है। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि यू आर नॉट द ओनर, so you cannot pass a better title than what you have. आइए अब इसको पढ़ लेते हैं आराम से। एनालिसिस, मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर दिया है, तो अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एनालिसिस का लैंग्वेज है आपको एग्जामिनेशन पे लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको रीड कर लेते हैं, एक तरह का रिवीजन है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आज के डेट में देखो दोस्त, केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी। तो ये सब जो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं यही आपको काम आने वाला है। क्वेश्चंस जो है पुराने सीपीटी वाले पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे, कुछ मॉक पेपर्स आ गए हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, सैम्पल पेपर्स भी आ गए हैं। और क्योंकि आप नवंबर में देने वाले हो तो आपको टेंशन नहीं है दोस्त, क्योंकि तब तक अपने पास मई 2018 का पेपर भी आ जाएगा, तो वो सब भी हम करेंगे। दिस सेक्शन प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। क्यों होता है ये? मुझे गुड्स को डिस्पोज करने का अधिकार मैं रख के रखना चाहता हूँ अपने पास। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ बताइए? मैंने आपको बताया था, जब सेलर श्योर नहीं होता उसको पैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? देखो लिखा हुआ है, टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर। बाद में पैसे मिले नहीं मिले, राइट, तो प्राइस पहले चाहिए मेरे को। अपना रूल है भाई, एक तरफ पहले पैसा दे तब माल ले। Where there is a contract of sale of specific goods or where the goods have been subsequently appropriated to the contract। अब देखो भाई, बात ये है कि गुड्स जो भी हो, स्पेसिफिक हो या बाद में उसे स्पेसिफिक बना दिया गया, द सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कब बोलते हैं? जब स्पेसिफिक गुड्स है, तो बस कॉन्ट्रैक्ट में ना ये टीवी चाहिए। टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएशन कब होता है? जब अनअसर्टेन गुड्स होते हैं और उसको हम लोग असर्टेन कर लेते हैं। एज द केस मे बी, रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशन। अभी अंटिल सर्टेन कंडीशंस में तो बेसिक कंडीशन वही पैसा वाला ही है, हैव बीन फुलफिल्ड। इन सच अ केस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। अब ऐसे केस में क्या होता है? दैट गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड टू द बायर। कुछ ऐसा हो गया कि गुड्स डिलीवर हो गया बायर को, हमने कहा था पैसे पहले दोगे तो गुड्स मिलेगा। अब मैं समझ लो नहीं था, मेरे एब्सेंस में आपने झूठ सच करके कुछ भी करके आपने डिलीवरी ले ली भाई। तो क्या डिलीवरी ले लेने से आप मालिक बन गए, ओनर बन गए? आपसे तय हुई थी ये वाली बात कि पहले आप पैसे दोगे। और टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिटिंग द सेम टू द बायर। अगर बायर को मिल भी गया हो, जनरली तो ये सेक्शन है कि मैं कस्टडी अपने पास रखना चाहता हूँ, पैसे दोगे तो मैं गुड्स दूंगा। भले ही मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, रेलवे वाले को दे दिया, किसी को भी दे दिया, मैं अपने एजेंट को भेजता हूँ साथ में, जब मैं फ़ोन करूँगा तो इसे गुड्स देना। उसके बावजूद भी अगर कोई भी वजह से अगर गुड्स पहुँच भी जाती है, मेरे एजेंट ने घूस खा के, रिश्वत खा के, ज़बरदस्ती, कुछ भी समझ लो, कुछ गलती से दे दिया, तो भी आप ओनर नहीं कहलाओगे। द प्रॉपर्टी देयरिन विल नॉट पास टू द बायर टिल द कंडीशन इम्पोज्ड। देखो ये सब वर्ड सीखना होगा आपको, टिल द कंडीशन इम्पोज्ड। जब हम इतना कड़ा बात कर रहे हैं, कुछ भी कर ले, अगर मेरा कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो तू ओनर नहीं कहलाएगा। कड़ा बात है ये, भारी बात है। तो भारी बात का मतलब क्या होता है? वी आर इम्पोजिंग समथिंग, ओके। सो टिल द कंडीशंस इम्पोज्ड, इफ एनी,
कंडीशन इम्पोज कौन करेगा? सेलर करेगा। और वो कंडीशन अगर पूरा फुलफिल नहीं हुआ है तो आप ओनर नहीं बनोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स सेंड्स फर्नीचर टू अ कंपनी बाय अ ट्रक एंड इंस्ट्रक्ट्स द ड्राइवर not to deliver the furniture to the company until the payment is made by company to him. The property passes only when the payment is made. सीधा सीधी बात। अब देखना क्या है, circumstances under which the right of disposal may be reserved। ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है जब मैं राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है, देखो रिवर्स समझो। अगर सामने वाले ने सारा पेमेंट कर दिया, मेरे को एडवांस पेमेंट कर दिया, उसकी तरफ से सारा काम कर रखा है। बायर को मेजर काम क्या करना होता है? बायर का मेजर काम होता है पैसे देने का। बायर ने पैसे दे रखे हैं, एडवांस दे रखे हैं, उस समय क्या मैं ये राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर पाऊंगा? तो इसीलिए अलग से चीज़ वही है, देखो वही जो हमने पढ़ा है वही सेम चीज़ है, राइट। बट इसको एक अलग पैराग्राफ में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लेते हैं। In the following circumstances, seller is presumed to have reserved the right of disposal. In the following circumstances, अपने को पता है कि कहीं ना कहीं वो तभी रिजर्व करेगा जब उसे पैसे का डर है। If the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage, and by bill of lading or railway receipt, as the case may be, goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will prima facie deemed to have reserved the right of disposal। सेम टू सेम लाइन को रिपीट किया गया, ठीक है। तो जब सेलर के अनुसार दिया जाएगा, सेलर के ऑर्डर पे दिया जाएगा, तो he has reserved the right। सेकंड नंबर पॉइंट क्या बोलता है? where the seller draws a bill on the buyer for the price and sends to him the bill of exchange together with the bill of lading, as the case may be, or the railway receipt, to secure acceptance of payment thereof, the buyer must return the bill of lading if he does not accept the or pay the bill। अगर बिल पेमेंट नहीं कर रहे हो तो चुपचाप मेरा रेलवे रिसीट और वगैरह वगैरह वापस कर दो। And if he wrongfully retains the bill of lading or the railway receipt, the property in goods does not passes to him। It should be noted that Section 25 deals with conditional appropriation as distinguished from unconditional appropriation dealt under Section 23 subsection 2। Yes friends, तो ब्रेक के बाद आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं था, सर्कमस्टांसेस जो है ये अपने को 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये रॉन्गफुली रिटेन कर लेता है तो क्या है वो लिखना है। अब अपने देखते हैं कि रिस्क प्राइमा फेसी passes with the property। सेक्शन 26 passes with the property मतलब देखो इसका डबल मीनिंग है। जैसे अपने बोलते हैं दिस आईफोन इज माय प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को अपने जनरली लैंड, बिल्डिंग, ये सब को समझते हैं एसेट्स। प्रॉपर्टी को अपने जनरली एसेट समझते हैं, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी का एक ही मीनिंग समझोगे लॉ में, ओनरशिप। जब भी आप ये प्रॉपर्टी वर्ड आएगा आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, ओनरशिप, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। सो रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो गुड्स को हम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, एक बार गुड्स को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने पढ़ा कि सेलर का कंडीशन अगर पूरा नहीं होता है तो ओनरशिप बायर को नहीं मिलेगी। अब इमेजिन करो सेलर से बायर के पास गुड्स पहुंच गया, गुड्स इसके पास है, बायर के पास है, तो प्रॉपर्टी का वो सेंस अगर हम लेंगे तो इसका मतलब प्रॉपर्टी किसके पास है? प्रॉपर्टी बायर के पास है। कंडीशन पूरा बायर ने किया नहीं किया। अभी अभी हमने पढ़ा कि ओनरशिप विल नॉट पास टू द बायर।
ओनरशिप विल नॉट पास टू द बायर मतलब ये है कि प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू द बायर। अब आप बोलोगे बट सर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी इसके पास है, तो दोस्त उसको लॉ के लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी उसके पास है। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। उसके पास क्या? गुड्स। गुड्स उसके पास है जिसका ओनर अभी भी सेलर है, राइट? तो प्रॉपर्टी मतलब है ओनरशिप। So risk prima facie passes with property. Section 26. According to section 26. Unless otherwise agreed. Unless otherwise agreed. The goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. Ownership transfer हो गया, seller buyer. Goods remain at seller risk. रिस्क का बात कर रहे हैं। Until the property therein is transferred to the buyer. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो ओनर कौन? ओनर सेलर। ओनर अगर सेलर तो रिस्क किसका? सेलर का। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो ओनर कौन? बायर। रिस्क किसका? सेलर का। नहीं सर, जब ओनर बायर है तो रिस्क भी बायर का है। यही तो बात समझा रहे हैं, तो इसमें हमको नहीं लग रहा कि कुछ गलत है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not। ये कितना अच्छा बात है। सेलर ने टीवी बायर को बेच दिया। अब सेलर जो है टीवी डिलीवरी करना है बायर को, डिलीवरी नहीं हो पाया तो गुड्स इज स्टिल लाइंग विद द सेलर। बट रिस्क का बात कर रहे हैं, रिस्क इज ऑलरेडी ऑफ द बायर। इसका मतलब दोस्त क्या है, एक चीज समझते हैं अपने, एक रेस लगवाते हैं। एक रेस लगवाना आज हमें। रेस का ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेलर्स पॉइंट। ये फिनिशिंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड बायर्स पॉइंट। दो व्यक्ति को रेस में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है रिस्क, एक व्यक्ति का नाम है डिलीवरी। भाई साहब, जैसे ही सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, तो ये जो रिस्क और डिलीवरी का जो रेस है, ये रिस्क इतना फास्ट है कि डिलीवरी इज लाइक द टर्टल एंड दिस रिस्क इज लाइक द रैबिट। तो अपने कछुआ और वो उसका पढ़े ना बचपन में। तो रिस्क तो ऐसा है कि भाई रैबिट भी बोलना गलत होगा, मैं तो बोलूँगा रिस्क इज लाइक लाइटनिंग, लाइट। लाइट का बहुत स्पीड है, हाई स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ऐसे किए पहुँच गया, ये फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में पहुँच गया। या ये समझो ओनरशिप के साथ साथ पहुँच गया, ओनरशिप ट्रांसफर, रिस्क पहुँच गया। अब डिलीवरी तो अभी भी वहीं पर है। डिलीवरी किसके पास है? अभी भी गुड्स किसके पास? अभी भी सेलर के पास है। सेलर के पास गुड्स है तो भी रिस्क बायर के पास है। सेलर के हाथों से नुकसान हो गया बायर का गुड्स, नुकसान बायर का हो गया, क्योंकि अब ओनर तो आप हो। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर।
सर हाँ जी बोलिए। एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, मुझे पता है। तो जैसे ही बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है मैं रुक जाता हूँ। सर डिलीवरी हैज़ बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर। तो उस बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर डिलीवरी का फॉल्ट भाई गुड्स सेलर के पास होता है, बायर के पास तो गुड्स होता नहीं है। एकदम सही। सर सेलर जो है उसे गुड्स भेजना पड़ता है बायर के पास। तो सर सेलर तो डिले कर ही सकता है क्योंकि गुड्स है सेलर के पास। तो सर बायर का गलती कहाँ से आ सकता है? ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि डिलीवरी हैज बीन डिलेड थ्रू द फॉल्ट ऑफ द बायर? बताइए कौन बताएगा? ऐसा कोई सिचुएशन सोचिए जब डिलीवरी बायर के कारण डिले हो रही है। चलो जिसने सोच लिया अच्छी बात है, अब मैं भी अपना बता देता हूँ। बायर ने सेलर से कहा, आई विल सेंड माई ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यू जस्ट लोड द गुड्स देयर। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि बायर के तरफ से ट्रांसपोर्टर फिक्स्ड है, बायर को अपने ट्रांसपोर्टर पे भरोसा है, या बायर का खुद का अलग सेपरेट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। सेलर तो गुड्स रेडी करके बैठा हुआ है, बायर का जो ट्रक है, बायर के पास जो ट्रक है दैट हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट, राइट? तो बायर सेलर को बोला हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ भाई, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ। तो गलती बायर की हो गई। या बायर बोलता है सेलर को, देख भाई मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम मंगवा रहा हूँ। सेलर बोला रहे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास बहुत ट्रक्स है, वैन है, टेम्पू है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भिजवा दूंगा, मैं अपने वैन वाले से भिजवा दूंगा। और उसका वैन का जो ड्राइवर है वो आ ही नहीं रहा 10 दिन से। तो सेलर का गलती हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब जिसका भी गलती हो, गुड्स तो डिले हो रहा है बाय द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर, ठीक है। द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। अब देखो भाई, बायर ने डिले कर दिया है, बायर ने डिले कर दिया है। तो वैसे भी देखा जाए अगर बायर के कारण डिले है, अपने क्या समझे अभी तक कि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, भले डिलीवरी ट्रांसफर हुआ हो या नहीं हुआ, ठीक है, तो वैसे भी रिस्क पूरा का पूरा बायर के ऊपर आ गया, और बायर ने ही डिले किया है। तो अब सेलर के ऑफिस में या सेलर के गोडाउन में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, गुड्स का कुछ क्वालिटी खराब हो गया, पैकिंग वैकिंग कुछ खराब हो गया, पड़े पड़े बारिश में भीग गया, क्योंकि सेलर ने पहले ही कह दिया था मेरे पास भाई जगह नहीं है, मेरे पास प्रॉपर गोडाउन का फैसिलिटी नहीं है, मैं 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन तक मैं होल्ड कर लूंगा, बारिश का मौसम है भाई, देख ले। बायर ने डिले कर दिया, उसने अपना भेजा ही नहीं, गलती बायर का। अब सेलर बोल रहा भाई मेरे पास तो गोडाउन नहीं है, ठीक है नहीं है, पर जिम्मेदारी मेरी, आप चिंता मत करो मैं भिजवा दूंगा। अब सेलर का गलती है, सेलर के पास वैन वाला नहीं है, सेलर ने प्रॉमिस किया था मैं भिजवाऊंगा, सेलर का वैन ड्राइवर एब्सेंट है, या सेलर का लॉजिस्टिक्स टीम में कुछ गड़बड़ी है, या सेलर का ट्रक ब्रेक डाउन है, सेलर के गलती के कारण वो गुड्स पड़ा हुआ है, बायर का कोई गलती नहीं है। अब उसके बाद लॉस हो गया, कुछ गलत हो गया गुड्स के साथ, तो इस सिचुएशन पे अपने ये नहीं बोलेंगे कि भैया ओनरशिप तो तुम्हारा हो गया था, अब यहाँ अगर ये गुड्स खराब हो गया तो तुम भुगतो, ऐसा सेलर नहीं कह सकता है। ओनरशिप मेरा हो गया था बट यार तेरे कारण ही तो डिले हुआ ना,
डिले तेरे कारण हुआ। अगर तू 4 दिन पहले भेज देता गुड्स को सही टाइम पे तो ये नुकसान नहीं होता। तो गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट as regards any loss which might have occurred but for such fault। अगर इस गलती के कारण हुआ है, तेरे डिले के कारण ये गलती है तो तू भुगतेगा, मेरा डिले के कारण गलती है तो मैं भुगतूंगा। अगर और कोई बात है तो भाई अलग बात है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the duties or liabilities of either the buyer or the seller as bailey of the goods of the other party। बेली मतलब जैसे अपने किसी को अपना गाड़ी दे दी सर्विस के लिए, मोटरसाइकिल दे दी सर्विस के लिए, तो जिम्मेदारी है ना भाई। किसी का गुड्स भी अगर हम लोग रख के रखे हैं, ठीक है तुम चिंता मत कर मेरे पास, तो जिम्मेदारी जैसा लेते हैं वैसा ही देने का। आइए एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, द जनरल रूल इज अनलेस अदरवाइज अग्रीड the goods remain at seller's risk until the property therein is transferred to the buyer। But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether delivery has been made or not। ये पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं कि डिलीवरी हुआ हो या नहीं हुआ, ठीक है, बायर का रिस्क है क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अब हाउएवर सेक्शन 26 कहता है ऑल्सो लेस्ड ऑन एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप। ये एक्सेप्शन का ही तो बात है। इट प्रोवाइड्स दैट where delivery of the goods has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regards any loss which might have not occurred but for such fault। अगर ये डिले नहीं होता तो ये नुकसान नहीं होता, तो ये नुकसान जो हुआ डिले के कारण हुआ। डिले का दोषी कौन? डिले का दोषी बायर। तो बायर भैया मैं क्या करूं, तेरे कारण हुआ ये नुकसान। डिले का दोषी कौन? सेलर। भैया ठीक है मेरे कारण हुआ है, माफ कर दीजिए, अब जो भी नुकसान अब हम ही सहेंगे, क्या करें। Thus in ordinary circumstances risk is borne by the buyer only when the property in goods passes over to him। However, the parties may by special agreement stipulate that risk will pass sometime after or before the property has passed। ठीक है, ये तो स्पेशल आपस का इन लोग ने क्या डिस्कशन किया है कि नहीं नहीं अभी नहीं बाद में, ये स्पेशल बातें, ठीक है, एक्सेप्शंस। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप। रिस्क प्राइमा फेसी मतलब एकदम ये माना हुआ बात है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो रिस्क ट्रांसफर हो गया। द ओनर ऑफ गुड्स मस्ट बेयर द लॉस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स अनलेस अदरवाइज अग्रीड टू अंडर सेक्शन 26 of sale of goods act। Unless otherwise agreed, the goods remain at seller's risk until property therein is passed to the buyer। ये तो अपने पढ़ चुके हैं। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है तो भैया सेलर का ही रिस्क है भाई। इसको अगर दूसरा तरीका से घुमा के देखें, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ बायर को, then who is the owner? सेलर इज द ओनर। तो जो ओनर रिस्क उसका, ऐसे समझ लो। अभी तक मैं ओनर हूं, मैं सेलर हूं, मैंने अभी तक माल किसी को बेचा नहीं है तो ओनर मैं हूं। मैंने माल बेच दिया, तेरे को ओनर बना दिया तो भैया आपसे तू ओनर। अब तू ओनर तो रिस्क तेरा, रिवॉर्ड भी तेरा। अभी यहाँ पूरा सिर्फ रिस्क रिस्क का बात कर रहे हैं ना। अरे ओनरशिप का रिवॉर्ड्स भी तो है। नाउ दिस बाइक इज माइन, मैं ओनर हूं इस बाइक का, तो यार चलाने का मजा तो मैं ही ले रहा हूँ ना। गर्लफ्रेंड को तो मैं ही बिठा रहा हूँ बाइक में पीछे, राइट। तो रिवॉर्ड्स भी मेरा। और वो बाइक अगर चोरी हो गई तो कहेंगे सेलर सेलर तेरा बाइक चोरी हो गया। अरे भाई तेरा नहीं है, वो तेरा है, राइट। तेरा बाइक है वो दोस्त, पूरा पेपर तेरे नाम पे है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो गया तेरे नाम पे, तो ये जो बाइक चोरी हुआ है तेरा हुआ है। तू जाके पुलिस में कंप्लेन कर, मैं नहीं। मैंने तो ये गुड्स तुम्हें बेच दिया 1.5 लाख रुपया में। ये बात कुछ और है कि तुमने अभी तक 1.5 लाख रुपया में से एक भी पैसा नहीं दिया मेरे को।
पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, गुड्स खो गया तो तेरा खोया है, गुड्स भी तेरा गया और 1.5 लाख तेरे को देना पड़ेगा। ये मत सोचना हाय राम मेरा गुड्स खो गया है, चोरी हो गया है, तेरे को शर्म नहीं आती, मेरी चोरी हो गई अब मुझे पैसे दे। तो भाई मेरे को क्यों शर्म आएगा? और घुमाओ गर्लफ्रेंड को, नो पार्किंग जोन में क्यों पार्किंग किए थे? होश ही नहीं था तुमको, अंधे हो गए थे प्यार में। अब जो भी हो, गुड्स ट्रांसफर हो गया, मुद्दा का बात यह है गुड्स ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बाइक चोरी हो गई है, ओनर जिसका है उसी का चोरी हुआ है। अब इमेजिन करो सेलर जो है डेमो पर्पस के लिए दिया, जा बेटा घूम क्या 2 दिन घूम चला ले कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बताना। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, मैं डेमो बाइक लेके घूम रहा हूँ, गर्लफ्रेंड को बिठा के घूम रहा हूँ, पार्क पार्क जा रहा हूँ, और वो डेमो बाइक उड़ गई। या चलो चोरी नहीं हुई है, पुलिस उसे नो पार्किंग जोन से पकड़ लेती है, नो पार्किंग जोन से पुलिस पकड़ लेती है, फाइन कौन भरेगा? चलो इस बात का जवाब दे दो। क्या वो जो ओनर है, ओनर कौन है? वो सेलर, उसी के कंपनी के नाम पे है बाइक। और नहीं पुलिस जी मैं नहीं देता जी ये पैसे, वो मैंने उसे डेमो करने दिया था, पैसे वो भरेगा। पुलिस क्या मानेगा? बोला भाई ये बाइक आपके नाम की है, आपके और उसके बीच में क्या बात हुई थी वो आप सलटिएगा, कानूनन आप ओनर हो तो यू हैव टू पे द फाइन। तो रिस्क किसके माथे पे आया? जो ओनर है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। आफ्टर दैट इवेंट they are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ए बिड्स, ऑक्शन का सीन है, ठीक है। अमिताभ बच्चन भी ऑक्शन पे बैठे हुए हैं। अमिताभ बिड्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग, अरे भाई उनकी बहू ऐश्वर्या को पेंटिंग का बहुत शौक है। अब एनिवर्सरी आ रहा तो बच्चन साहब ने सोचा कि भाई चलो ये एंटीक पेंटिंग हम ऐश्वर्या बेटी को गिफ्ट देंगे। तो अमिताभ बिड्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग एट अ सेल बाय एन ऑक्शन। ऑक्शन में पता है वो हथौड़ा होता है, ये पेंटिंग 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बच्चन साहब के पास जा रही है। 1, 2 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50, 3 करोड़। 3 करोड़ किसने कहा? सलमान खान ने कहा। सलमान खान को लग रहा है कि ये पेंटिंग मैं गिफ्ट दूंगा। अब वो किसे गिफ्ट देना चाहते हैं अभी तक नहीं पता, जो भी है। तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान सब कोई पेंटिंग के बिड पे बैठे हुए हैं। ए अमिताभ बच्चन bids for an antique painting at a sale by auction. After the bid, when auctioneer struck his hammer to signify, अब ये ऑक्शनियर कौन है? जॉनी लीवर साहब, ठीक है। तो जॉनी लीवर साहब को क्या करना है? ही स्ट्रक हिज हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड। 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 3 करोड़ 3। और जॉनी लीवर साहब पता है कहाँ मारते हैं? वो देखो अभी पढ़ते समझ में आएगा। ही हिट द एंटीक विच गेट्स डैमेज। ये लो, जॉनी लीवर साहब है ना भाई, थोड़ा जोश में ज्यादा थे। पेंटिंग यहां पर 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 3 करोड़ 3। अरे यार पेंटिंग पे ही मार दिया। अब कहना यह है कि ये जो नुकसान हुआ है ये किसका हुआ है? तो नुकसान किसका हुआ है इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है भैया? जो ओनर, नुकसान उसका, ठीक है जी। अब अपने को ये समझना है तो क्या सलमान खान जिन्होंने 3 करोड़ कहा था, तो क्या ये पेंटिंग सलमान खान की हो गई थी? भाई बोलते हैं कि भाई हैमर जो है वो जब 1, 2, 3, हैमर जब मैं तीसरा बार यहां मारता हूं हथौड़ा को तो ओनर बनते हैं आप। तो तीसरा हथौड़ा मैंने कहा मार दिया? पेंटिंग पे ही मार दिया। तो तीसरा हथौड़ा जब तक मैंने नहीं मारा तब तक ओनर आप नहीं बनते हो ऑक्शन में। तो तीसरा हथौड़ा मार दिया मैंने यहां पर,
ओनर अभी तक सलमान भाई नहीं बने हैं, फिर तो नुकसान भी सलमान खान का नहीं है। द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, because the ownership of goods has not yet been passed from the seller to the buyer. The aforesaid rule is however subject to two qualifications. ठीक है, क्या है ये? अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन हो रहा है। अगर डिलीवरी जो है फॉल्ट सेलर या बायर में से जिसका भी है, अगर डिलीवरी जो है बाय फॉल्ट हो रहा है, डिले, तो जिसके कारण डिले है रिस्क उसका। और क्या है? वही द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर और बायर एज बेली remains unaffected even when the risk has passed generally. एग्जाम्पल देखते हैं। ये अच्छा, किसी ने पूछा कि बार बार ये लाइन क्यों लिखा जा रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है। अरे दोस्त, रिस्क ट्रांसफर हो गया है, आप ओनर बन गए हो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप ओनर हो, मोटरसाइकिल आपकी है, बट भाई तू चिंता मत कर, डिलीवरी आज नहीं कल हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब ओनर आप हो, आपका सामान मेरे पास एक अमानत की तरह रखी हुई है, एज अ बेलर। आप बेलर हो, मैं बेली हूं, ठीक है। तो बेली का जो फर्ज होता है कि भाई किसी और का अमानत को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊं, किसी और का अमानत जैसे मैंने रखा है वैसे मैं दे दूं, ठीक है। मुझे एकदम पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि वो मेरा ही सामान हो। जैसे मैं अपने मोटरसाइकिल को एकदम अच्छे से पार्किंग में एकदम बंद करके रखूंगा, वैसे ही रखूंगा। अपने मोटरसाइकिल को मैं लॉक करके रखूंगा, तुम्हारा मोटरसाइकिल को भी मैं लॉक करके रखूंगा। अब ये मतलब नहीं है कि भाई अब तो ये तुम्हारा हो गया है तो मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, और मैं खुला हैंडल बाहर रख दिया, कल कोई चोरी करके ले गया, अब मैं क्या करता भाई, चोरी हो गई, इट्स नॉट माई फॉल्ट, चोरी हो गई भाई तेरी बाइक। तो क्या एक बेली ऐसा बोल सकता है? जैसे हमने किसी को सर्विस करने अपनी मोटरसाइकिल दी, तो क्या नेक्स्ट डे हम आएंगे और सुनेंगे भैया आपकी बाइक चोरी हो गई, भैया खुशखबरी, एक पड़ाका चोरी हो गई मतलब। तो यही मतलब है कि भले ही ओनरशिप अब आपका हो गया, सामान मेरे पास रह गया है, तो आप चिंता मत करिए, आपका सामान एकदम हिफाजत में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बस ये एग्जाम्पल देखते हैं और आज का क्लास यहीं रोकते हैं, बाकी फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 10 था ये। ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी टू बी डिलीवर्ड इन February, ठीक है जी। अक्षय कुमार कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 बेल्स ऑफ कॉटन विनोद खन्ना को, टू बी डिलीवर्ड इन February. बी टुक द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉटन, विनोद खन्ना साहब ने पार्ट ऑफ द कॉटन का डिलीवरी ले लिया, बट मेड अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग बेल्स। तो 100 बेल्स का बात था, 50 बेल तो इन्होंने ले लिया। कॉन्सिक्वेंटली द कॉटन बिकम्स अनफिट फॉर यूज। बी टुक द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉटन बट मेड डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग, मतलब 50 बेल कॉटन अक्षय कुमार के पास रखे हुए हैं जो कि विनोद खन्ना के। द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर। ये रखे 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 ये कॉटन जो है खराब हो गया। इट शुड हाउएवर बी रिमेंबर्ड दैट द जनरल रूल shall not affect the duties or liabilities of either buyer or seller as a bailee
फॉर द अदर इवन व्हेन द रिस्क हैज़ पास्ड। मतलब अब ये अक्षय कुमार को ये प्रूफ करना होगा कि भाई कम से कम चलो ठीक है, ओनरशिप तो भाई विनोद खन्ना का था, नुकसान जो हुआ कॉटन का विनोद खन्ना ही भुगतेंगे क्योंकि डिलीवरी उन्होंने नहीं ली, ठीक है। 100 बेल्स कॉटन का डिलीवरी का बात था, 50 उन्होंने लिया, 50 वो नहीं ले पा रहे हैं, वो बीमार है, जो भी है भाई हम क्या करें, हम तो रेडी थे देने के लिए। डिले जो भी हो रहा है उनके वजह से हो रहा है, नुकसान होगा उनका होगा। बट अक्षय कुमार को ये प्रूव करना होगा कि भाई जैसे मैं अपना सामान रखता, अगर ये कॉटन मेरा होता तो जितना हिफाजत मैं उस कॉटन का करता उतना ही करता हूँ मैं, तो उतना ही किया है मैंने उनके लिए भी। तो इसका बात है बेली वाला बात। एज नोटेड above, the risk, that is liability to bear the loss in case property is destroyed, damaged और डिटोरिएटेड। तो मतलब रिस्क का एक डेफिनेशन आ गया दोस्त। अभी तक जो हम रिस्क रिस्क कर रहे थे, रिस्क का मतलब आ गया। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब है liability to bear the loss in case of property, in case property is damaged, destroyed or deteriorated, passes with the ownership. The parties may, however, agree to the contrary. पार्टीज में हावेवर अग्री टू द कॉन्ट्ररी, ये तो पार्टीज के ऊपर का बात है। अब सेलर को इतना कॉन्फिडेंस है कि उसका सामान डैमेज हो ही नहीं सकता, गुड्स का कितना, बोला यार 1 साल तक जा, कुछ भी डैमेज हुआ ना, इस गुड्स में कुछ भी डैमेज होना 1 साल तक चल, रिस्क मेरा, मेरे मुंह पे आके मार देना। फॉर इंस्टेंस द पार्टीज में अग्री दैट रिस्क विल पास सम टाइम आफ्टर और बिफोर द प्रॉपर्टी हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है। रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, पढ़ते चले जाइए, मज़े से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, पढ़ के रिलैक्स होइए, पढ़ के रिलैक्स होइए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलैक्स माइंड से पढ़िए, माइंड इज़ रिलैक्स तो पढ़िए, और पढ़ने के बाद भी रिलैक्स होइए। तो आज का यही मंत्र है, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव योर नेबर्स, लव योर पेरेंट्स। बाय बाय।